ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है जल संसाधन का टॉपिक नंबर 4। हमने बांध के विषय में अध्ययन किया था कि बांध से हमको लाभ क्या क्या हैं। तो आज बांधों से होने वाले और क्या क्या फ़ायदे हैं, उन्हें किन किन बिंदुओं के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में कैसे उपयोगी है, बांध को आधुनिक मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा है, भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, कितनी प्रकार की हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हैं, लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और अंत में देखेंगे कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इससे हमको नुकसान क्या है। इन सब चीज़ों का हम आज अध्ययन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और आज बता दूं, आज दो चीज़ है। आज 28 सितंबर, आज ही के दिन सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था और एक घटना आज और घटी है। तो सबसे पहले हम सरदार भगत सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो बलिदान हैं, उनका जो बलिदान है, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इन सब के बलिदानों का चिर स्मरण करते हुए एक बार पुनः उनको कोटि कोटि नमन, उनके बलिदान को नमन। और एक चीज़, एक घटना और घटी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था, आज उनका भी देह अवसान हो गया है। तो एक तरीके से दो घटनाएं आज आपके इतिहास में घटित हुई थीं। आज ही के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था और आज ही के दिन, आज 2023 में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, जो लगभग 98 वर्ष के थे। 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इन्हें हम भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। वैसे ही एक्चुअल में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनके विषय में आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में कैसे है। देखिए, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बांध क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में हमको फायदेमंद है, हमको फायदा पहुंचाता। पहला क्या है, बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण में लाभदायी है। अगर बांध बना लिया है तो बाढ़ नियंत्रण होगा, सिंचाई होगी, बिजली का उत्पादन होगा और पेयजल आपूर्ति में भी पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। क्यों भाई, बाढ़ जब आती है तो बाढ़ वाले इलाके में मिट्टी का कटाव होता है, जनधन की हानि होती है और इतना ही नहीं, जो वनस्पतियां होती हैं उनका भी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं बांधों के बंध जाने से बाढ़ जैसी विभीषिका से हमको राहत मिलती है। तो जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण में भी बांध क्या है, उपयोगी हैं। और इसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को भारत का आधुनिक मंदिर कहा है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है कि बांध को आधुनिक मंदिर किसने कहा है। तो आप याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा है। उन्होंने बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर माना है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं क्या भाई, ये नदी पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति जब होती है तो उसी को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध पर हमने जब डैम बनाया तो उससे क्या हुआ, वहाँ की बाढ़ रुकी, वहाँ की सिंचाई के लिए फ़ायदा हुआ। यानी बाढ़ के पानी को डैम में रोक करके हम ऐसे क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं नहरों के माध्यम से जहाँ पर बरसात ना के बराबर होती है। उसके बाद विद्युत आपूर्ति, यानी डैम बन जाने के बाद उसमें जो वाटर डैम में हम इकट्ठा करते हैं उसके नीचे तलहटी में हम टरबाइन मशीन लगा करके उस डैम के पानी को उस टरबाइन पर फोर्सली जब ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। इस तरीके से बांध क्या है, कई सारे लक्ष्यों को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं।
अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? यही उद्देश्य भी है और यही लाभ भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या हैं, तब भी आप यही लिखेंगे: सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक जलापूर्ति, नौचालन एवं पर्यटन का विकास, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन। और अगर इसके लाभ पूछ लिए जाए कि भाई इससे नदी घाटी परियोजना से हमको लाभ क्या है, तब भी आप सिंचाई, जल विद्युत, घरेलू, मतलब यही चीज़ें, इसी चीज़ों को आपको वहाँ भी लिखना है। तो अब देखिए, जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहीं पर स्टेबल होती है तो वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। क्लियर हुई बात? तो लोगों को जब विस्थापित होना पड़ेगा तो उनके लिए एक समस्या उत्पन्न होगी, उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके सर्वाइव होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब हम नदी घाटी परियोजना को लॉन्च करते हैं, स्टेबल करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक रिक्तता आती है समाज में, उस एरिया में वनस्पतियों का नुकसान होता है, वहाँ के जो नदी है उसके प्रवाह में अवरुद्ध होता है, उसका प्रवाह अवरुद्ध होता है, वहाँ के लोग विस्थापित होते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं कि नदी घाटी परियोजना से हमको कौन कौन से नुकसान है। तो उस नुकसान के विषय में देख लें तो सबसे पहले हम देखें कि नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित करता है। यानी जो बांध है वो क्या करता है? नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देता है। भाई नदी अपने फ्लो में बह रही है और हमने बीच में जब डैम बना दिया तो उसके प्रवाह को क्या कर दिया हमने? उसके प्रवाह को हमने रोक दिया। अब जब रोक दिया तो क्या होगा? उसका जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाएगा और जलाशय में अत्यधिक अवसाद एकत्रित हो जाते हैं। यानी जो डैम बना होता है नदी के ऊपर, इस नदी, यहाँ नदी बहती है और उसके नीचे हम डैम बनाते हैं, तो नदी के द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है, जो सिल्ट होता है यहाँ, वो जम जाता है। तो इस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं डैम को इफेक्ट करता है। दूसरा है स्थानीय समुदाय का बड़े स्तर पर विस्थापन। यानी अब इस बेल्ट में अगर यहाँ डैम बन रहा है तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसको यहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? उनके पुनर्वास की भी समस्या उत्पन्न होगी। विस्थापित समुदाय के लिए अनेक समस्याओं का जन्म होगा। यानी जो विस्थापित समुदाय है उससे क्या होगा? अनेक समस्याओं का जन्म होगा। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के कारण पृथ्वी की गति में भी परिवर्तन होने की संभावना होती है। आप अब सोचोगे कि सर बांध बनाने से तो पृथ्वी की गति कैसे डिस्टर्ब होगी? देखिए, जैसे अगर हमारी जो कैपेसिटी है, हम 20 किलो अपने सर पर रख सकते हैं, यानी हम अपनी कैपेसिटी का 20 kg भार हम अपने सर पे रख सकते हैं। अगर हमारे शरीर पर, हमारे सर पर मैं 50 kg का वेट रख लूँ तो क्या होगा? या तो मैं हाथ पैर गिर के तोड़ लूँगा, ये तो होगा, या मैं मेरी जो स्पीड हो जाएगी, जो चलने की गति हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम होगी। तो सेम कंडीशन पृथ्वी का भी है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर अगर हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाते हैं तो अब देखिए पृथ्वी पर कितने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, पुल बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, ट्रेन चल रही है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं पृथ्वी की गति भी इससे प्रभावित होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि विकास के इस दौड़ में हम ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाएं जहां से हमें वापस आने में ही समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इस तरीके से बांध की आलोचना भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बांध बन जाने से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की ये आलोचना है। यानी बांधों के निर्माण से या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लॉन्च हो जाने से बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है। खास करके वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं जहाँ पर इस बांध का निर्माण हो रहा है, उनके जीवन यापन की समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया। हाँ, एक चीज़ चलते चलते मैं आपको और बता दूं कि MS स्वामीनाथन, जिसे हम भारतीय क्रांति के जनक कहते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भाई। आज 28 सितंबर और 2023 में उनकी आज चेन्नई में मृत्यु हो गई है। आज चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई है। तो और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। तो MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, जिनके चलते ही भारत आज अनाज उत्पादन में
मतलब आत्मनिर्भर हो गया है। अन्न उत्पादन में हम क्या हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अब बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे। तो अंत में आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना है कि इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि शिक्षा दान महादान है। क्लियर, हमेशा इसको जरूर करें। शिक्षा दान क्या है, महादान है, और दान देने से आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए कि जितना आप देते हैं ना, उसका 10 गुना रिवार्ड ऊपर वाला आपको जरूर देगा। तो जितने भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, वह ज्ञान ऑलरेडी आपका 10 गुना होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया, जल संसाधन, ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, इसका ये आई थिंक 4th पार्ट है। बहुत जल्द मैं इसका 5वां पार्ट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। और अब धीरे धीरे मैं ये प्लान में हूँ कि आपके लिए क्वेश्चंस भी वाइट बोर्ड पर कराए जाएं, यूट्यूब पर कराए जाएं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।